गुजरात में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव से पहले ही बीजेपी ने बड़ी सफलता हासिल कर ली है। राज्य में कुल 215 सीटों पर पार्टी ने बिना किसी मुकाबले के जीत दर्ज कर ली है। इसके साथ ही बीजेपी ने 4 नगर पालिकाओं हलोल, भचाऊ, जफराबाद और बाटवा में भी निर्विरोध जीत का दावा किया है। इन सीटों पर मतदान 16 फरवरी को होना था, लेकिन विरोधियों के मैदान छोड़ने से बीजेपी पहले ही विजयी हो गई। यह सब कैसे हुआ, इसे समझने की जरूरत है। पप्पू यादव ने पीएम मोदी को दिलाई याद। पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि पीएम मोदी के सहयोग से ही उनके सहयोगी दल लोजपा के एक ही परिवार के 3 लोग सांसद बने हैं। पीएम मोदी के भाषण पर जवाब देते हुए सांसद पप्पू यादव ने एक्स पर पोस्ट लिखा, मोदी जी का थोड़ा ज्ञानवर्धन करते हैं। उन्होंने पूछा, एक वक्त में एक ही दलित परिवार के 3 सांसद हुए हैं क्या? उनके ही सहयोग से उनके सहयोगी दल लोजपा से एक ही कालखंड में उनके दोनों कार्यकाल में 2-2 बार दलित समुदाय के एक ही परिवार के 3 सांसद हुए हैं। चिराग पासवान जी से पूछ लीजिए। हेमंत सरकार की इतनी मजाक पूरे देश में अंधकार कर देंगे। झामुमो के 53वें स्थापना दिवस पर गोल्फ ग्राउंड में हुई सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनकी पत्नी व गांडेय की विधायक कल्पना सोरेन ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार से हम अपना 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया लेकर रहेंगे। इसके लिए अभी चिट्ठी पत्री लिखा है और संदेश भेजा है। हक नहीं दिया गया तो केंद्र सरकार से कानूनी लड़ाई तो लड़ेंगे ही, कोयला खदानों को भी ठप कर देंगे। इससे पूरा देश अंधकार में डूब जाएगा। झारखंड अब केंद्र सरकार का सौतेला व्यवहार बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। उनका खुदा पानी में नहीं रहता, लेकिन मक्का में रहता है। मीडिया से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मेरा खुदा पानी में नहीं बसता। मेरा खुदा न मंदिर में है, न मस्जिद में है और न ही गुरुद्वारे में है। मेरा खुदा मेरे दिल में बसता है। उन्होंने यह बयान महाकुंभ में जाने को लेकर प्रश्न पूछे जाने पर दिया। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान के बाद बवाल हो गया। उनकी एक पुरानी तस्वीर अब सामने आई है। इसमें वे बेटे फारूक अब्दुल्ला के साथ मक्का की मस्जिद अल हरम में खड़े हैं। मस्जिद अल हरम वही है जहां दुनिया भर के मुस्लिम उम्रा करने जाते हैं। जातिगत सर्वे में बड़ा काम करने जा रही है तेलंगाना सरकार। भाजपा ने कर दिया समर्थन, घिर गई कांग्रेस। तेलंगाना में जातिगत सर्वेक्षण होने के बाद अब प्रदेश की राजनीति में ओबीसी का वर्चस्व बढ़ेगा। राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में नए जाति सर्वेक्षण का सारांश पेश किया। उन्होंने इसे पूरा किया गया वादा बताया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि आगामी पंचायत और नगर पालिका चुनाव में पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को कांग्रेस 42% टिकट देगी। यह तब तक जारी रहेगा जब तक संवैधानिक रूप से कोटा सुनिश्चित नहीं हो जाता। रेवंत रेड्डी ने बीपीएस और बीजेपी को भी ऐसी ही प्रतिबद्धता दिखाने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां पिछड़े वर्ग के साथ ऐसा ही करें। तेलंगाना की आबादी पिछड़े वर्ग की भागीदारी 56.33% सामने आई है। बिहार के बाद तेलंगाना दूसरा राज्य है जिसने जातिगत सर्वे के आंकड़े पेश किए हैं। दिल्ली एग्जिट पोल 2025 से पहले आया चौंकाने वाला सर्वे। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 5 फरवरी को वोटिंग हुई। सभी 70 सीटों पर 57.70% मतदान हुआ। सर्वे के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब भी जनता की पहली पसंद बने हुए हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता में गिरावट देखी गई है। दिल्ली चुनाव 2025 को लेकर सी वोटर के ताजा सर्वे के मुताबिक साल 2020 के चुनाव के मुकाबले साल 2025 के चुनाव में आपकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं दिख रही है। साल 2020 में जहां दिल्ली के 70% मतदाता अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे, वही साल 2025 के दिल्ली चुनाव सर्वे में यह आंकड़ा घटकर 46% तक आ गया है। अन्ना हजारे की राय केजरीवाल पर क्या प्रभाव छोड़ती है? सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने बातचीत में कहा, मैं आज एक बात बताना चाहता हूँ कि शुरुआत में अरविंद मेरे साथ आए थे और उस दौरान उनकी नीयत साफ थी। वे सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सोचते थे, इसलिए मुझे लगा कि वह एक अच्छा कार्यकर्ता है।
स्वार्थी हैं, तो मैंने उन्हें अपने साथ से हटा दिया। शुरुआत में तो केजरीवाल के विचार अच्छे थे और उस दौरान वह किसी दल के बारे में भी नहीं सोचते थे, मगर अब वह शराब की बात कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, जिस शराब के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया उसके बारे में वे अब बात कर रहे हैं। केजरीवाल पहले अच्छे आदमी थे, मगर अब वह गलत राह पर है। मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि वे किसी से पैसा लेकर वोटिंग ना करें और सोच समझकर ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। अन्ना हजारे के इस बयान के बाद दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गौर से देखिए, पीएम मोदी की संगम डुबकी पर सपा नेता का विवादित बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संगम में डुबकी पर समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, गौर से देखिए, रेणुकूट स्नान कैमरे पर जारी है। गंगा जी के ठंडे पानी से इतना डर? आज विशेष दिन है। आज मिल्कीपुर, अयोध्या और दिल्ली में वोटिंग हो रही है, इसलिए आज का दिन गंगा स्नान के लिए चुना गया है। भगवान विष्णु का अपने को अवतार बताने वाले को कुंभ स्नान की क्या जरूरत? अखिलेश यादव का रिएक्शन पीएम के सवाल पूछते समय। संसद टीवी का कैमरा पहले राहुल गांधी और अन्य कांग्रेसी सदस्यों की ओर घूमा, उसके बाद कैमरे ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के सांसदों का चेहरा दिखाया। अखिलेश के चेहरे पर कसमसाहट थी, मानो कुछ कहना चाह रहे हो पर कह नहीं पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के भीतर 2 सवाल पूछे। ये सवाल यूं तो देश की जनता से पूछे गए थे, लेकिन निशाने पर विपक्ष था। मोदी ने कहा, क्या कभी ऐसे समुदाय के एक ही परिवार से एक साथ 3 सांसद हुए हैं? अखिलेश यादव तंजीला अंदाज में मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि चिराग पासवान के परिवार से हुए हैं। दिल्ली में इस बार कितनी सीटें जीत रही कांग्रेस? दिल्ली में बहुत सारी सीट कांग्रेस जीत रही है। क्या कांग्रेस दिल्ली में नंबर 2 पार्टी बनेगी? संगम बिहार, हर्ष चौधरी, बदरपुर, अर्जुन भडाना, बवाना, सुरेंद्र कुमार, सीलमपुर, अब्दुल रहमान, मटिया महल, असीम अहमद खान, सुल्तानपुर माजरा, जय किशन, ऐसी 2 दर्जन सीटें हैं जहां लड़ाई कांग्रेस vs भाजपा की है। अपने लगी है तमिलनाडु की राजनीति। तमिलनाडु स्थित थिरुवनंतपुरम की सुंदर पहाड़ियां अगले चुनाव में राज्य की राजनीति में हलचल ला सकती है। इस पहाड़ी पर मौजूदा भगवान मुरुगन का मंदिर दरगाह राज्य की राजनीति में ध्रुवीकरण की वजह बन सकता है। एक विवाद से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बीजेपी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इस विवाद को अपने अपने नजरिए से पेश कर रही है। तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव है। 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में डीएमके ने 10 साल बाद जोरदार बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की थी। सत्ता के इस उलटफेर में एआईएडीएमके राजनीतिक परिदृश्य से बाहर हो गई। इस बीच बीजेपी तेज तर्रार और आईपीएस की नौकरी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए युवा नेता अन्नामलाई के दम पर राज्य में खूब दम लगा रही है। मांसाहारी भोजन पर बैन की कर दी वकालत। दिग्गज अभिनेता और टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा अपने बेबाक बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। इस बार उन्होंने मांसाहारी भोजन और समान नागरिक संहिता पर बड़ा बयान दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि पूरे देश में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यूसीसी को लागू करने का समर्थन भी किया। उत्तराखंड एक ऐतिहासिक कदम के तहत यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह 27 जनवरी से प्रभावी हो गया है। यह है दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अमेरिका का टेक्नोलॉजी, वित्तीय सेवा और उपभोक्ता बाजार इसे ग्लोबल लीडर मानते हैं। सिलिकॉन वैली जैसे तकनीकी केंद्र इस अर्थव्यवस्था को और मजबूत करते हैं। चीन मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात पर केंद्रित अर्थव्यवस्था ने इसे दुनिया की फैक्ट्री बना दिया है। इसके अलावा चीन तेजी से उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रहा है। जर्मनी अपनी इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल और निर्यात केंद्रित उद्योगों के लिए जाना जाता है। जापान की अर्थव्यवस्था अत्याधुनिक तकनीक, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग पर निर्भर करती है। टोयोटा और सोनी जैसी कंपनियां इसकी वैश्विक पहचान को बढ़ाती है। भारत की अर्थव्यवस्था आईटी सेवाओं, कृषि और उभरते हुए विनिर्माण क्षेत्र पर आधारित है। इसकी जनसंख्या और उपभोक्ता बाजार इसे एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनाते हैं। यूके वित्तीय सेवाओं, रियल एस्टेट और तकनीकी नवाचार में प्रमुख योगदान देता है। लंदन दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय केंद्रों में से एक है। इटली का फोकस मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन और कृषि पर है। इसके साथ ही इटली का पर्यटन उद्योग इसकी आय का बड़ा स्रोत है। कनाडा देश प्राकृतिक संसाधनों, ऊर्जा उत्पादन और तकनीकी नवाचार के लिए जाना जाता है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और विश्व की शीर्ष 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। ब्राजील कृषि उत्पादों का एक बड़ा
गैस, बॉक्साइट और तेल का उत्पादन इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और विश्व की शीर्ष 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। ब्राजील कृषि उत्पादों का एक बड़ा निर्यातक है। इसके अलावा खनिज संसाधनों में लौह अयस्क, बॉक्साइट और तेल का उत्पादन इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। अमित शाह की जुबान सबको मिलेगा अपना पैसा। सहारा इंडिया में जिन लोगों का पैसा फंसा है उन लोगों के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, लोकसभा में बताया कि 28 जनवरी 2025 तक सहारा ग्रुप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज के 11,61,077 जमाकर्ताओं को कुल 2025.75 करोड़ रुपए वापस किए जा चुके हैं। इसके अलावा अभी भी जिन लोगों के पैसे फंसे हैं वह एक वेबसाइट के जरिए अपना पैसा वापस पा सकते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले गए। दोपहर 1 बजे तक यहां 33.31% मतदान हुआ। इस बीच भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई। बीजेपी नेताओं की यह मीटिंग में पार्टी मुख्यालय में हुई थी। मीटिंग में दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी के वरिष्ठ नेता हर्ष मल्होत्रा मौजूद रहे। चुनाव आयोग ने दिल्ली में वोटिंग के लिए 13,000 पोलिंग बूथ बनाए हैं, जहां पर शाम 6 बजे तक 1.56 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव आयोग ने बताया कि निर्दलीयों और सभी पार्टियों के उम्मीदवारों को मिलाकर कुल 699 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं।